हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पावर शेयरिंग का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी देखी थी और कहाँ बेल्जियम में पावर शेयरिंग हो गई थी और श्रीलंका में मेजोरिटिज्म आया था, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े थे इन दोनों देशों में, हम लोगों ने वो चीज़ भी देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो इसके मेनली दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ जो है वो है, तो सबसे पहला रीज़न जो है वो है प्रूडेंशियल रीज़न। ठीक है, और दूसरा है मोरल रीज़न। एग्जाम में कभी कभी ये दोनों जो टर्म्स हैं ना, इनको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है कि आप प्रूडेंशियल रीज़न को एक्सप्लेन करिए, आप मोरल रीज़न को एक्सप्लेन करिए, या फिर कभी कभी ना ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली उठ के कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो उसमें आपको ये दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना होता है। ये 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्यों होता है तो प्रूडेंशियल रीज़न। तो पहली चीज़ क्या है कि पावर शेयरिंग, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। देखिए, पावर शेयरिंग होने से क्या होती है, जो कन्फ्लिक्ट अराइजेस होते हैं ना, जो टेंशन्स आते हैं दो बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स, अगर दो सोशल ग्रुप्स के बीच में ना कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो ये दिक्कत की चीज़ हो जाती है। इस चीज़ को, इस पॉसिबिलिटी को ना पावर शेयरिंग नहीं होने देता। मतलब अगर किसी कंट्री में पावर शेयरिंग हुई है तो वहाँ पे सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये पोलिटिकल स्टेबिलिटी को मतलब दर्शाता है कि अगर सोशल कन्फ्लिक्ट मतलब अराइज हो जाए तो वो वायलेंस को मतलब लीड कर सकता है, वायलेंस हो सकती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब जो पॉलिटिकली चीज़ें हो रही हैं वो स्टेबल नहीं होंगी। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पावर शेयरिंग ना एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम लोग पॉलिटिकल ऑर्डर जो है ना उसको स्टेबल करके रखें, मतलब हर चीज़ सही तरीके से हो, इसके लिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ओपिनियन इन शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन। तो बेसिकली पावर शेयरिंग से क्या होता है, नेशन की यूनिटी बनी रहती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ जो ये थी आपकी, इसमें आप प्रूडेंशियल रीज़न में ये लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। दूसरी चीज़ क्या है कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मोरल रीज़न है। ये क्या है, ये आप मोरल रीज़न में लिख के आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मोरल रीज़न क्यों है, क्योंकि पावर शेयरिंग ना डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की आत्मा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। पीपल हैव अ राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो बस यही चीज़ बताई गई है कि डेमोक्रेटिक रूल जो होता है उसमें पावर शेयरिंग का बहुत ही मेजर रोल होता है। तो अगर कोई डेमोक्रेसी है, मतलब किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तभी क्यों क्यों बोला गया है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रीज़न को प्रूडेंशियल रीज़न बताया गया है और दूसरा रीज़न को मोरल रीज़न। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, Prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes. Moral reason implies that the very act of power sharing as valuable. तो बेसिकली ये चीज़ बताई गई है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है ना तो उसमें पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और पावर शेयरिंग स्प्रिट है डेमोक्रेसी की। तो इसमें प्रूडेंशियल रीजन में देखिए सिंपल सी चीज़ है ये वाली लाइन कि सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ना, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। और उसके बाद आता है कि पॉलिटिकल, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी मतलब ना हो तो ये चीज़ होगी, लेकिन अगर है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद से पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल, ये चीज़ लिखी गई है। और ये चीज़ और मोरल रीज़न में ये हो गया आपका कि पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अब हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयर। देखिए, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये 4 तरीके के होते हैं बेसिकली। तो उससे पहले ना हम लोग देखे थे कि पहले किस तरीके से, तो मैं पहले बताया कि पहले एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की हुआ करती थी। ठीक है, मोनार्की, ठीक है, तो मोनार्की हुआ करती थी, मतलब किंग का, क्वीन का ये रूल हुआ करता था। तो उस समय पे पावर शेयरिंग तो होती नहीं थी। तो उस समय लोग ये मानते थे कि जो भी पॉलिटिकल पावर है ना वो एक ही इंसान के हाथ में होनी चाहिए, मस्ट डिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड इन वन प्लेस। तो जो भी राजा होता था उसके हाथ में सारी की सारी पावर होती थी, पावर डिवाइड नहीं होती थी। तो ये क्या कहता था कि अगर, मतलब लोग ऐसा समझते थे कि अगर पावर शेयरिंग हो जाएगी ना तो कोई भी डिसीजन जो होगा, कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि पावर शेयरिंग में अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स के पास वो बातें
आती जाती हैं, सब लोग उस पर अपनी हामियाँ भरते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन जब पावर जो है वो एक इंसान के हाथ में होती है तो डिसीजन क्विक होता है। तो यही लोग समझते हैं कि मतलब ये ज़्यादा सही है। लेकिन जब डेमोक्रेसी इमर्ज हुई तो उनके बेसिस पे, ठीक है, उसके प्रिंसिपल पे ये मतलब लोग समझने लगे कि भाई पॉलिटिकल पावर को डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग रूल करते हैं ना, मतलब लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को और चुनते हैं। तो और पावर शेयरिंग होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो बेसिकली जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें पावर शेयरिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हम लोगों ने अभी प्रूडेंशियलिज्म और मोरलिज्म पे हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ठीक है। पावर को ना डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तो मॉडर्न डेमोक्रेसी फिर आई। उसके बाद से मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया गया था डिफरेंट फॉर्म्स में। तो अब वो फॉर्म्स क्या क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में जब शेयर कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन में डी लिखते डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, एक मिनट। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, देखिए ये वाली ले लेते हैं। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे ना जो पावर होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला दूसरा ये तीसरा, तो पावर जो होती है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब पावर इसके पास भी उतनी है, इसके पास भी सेम है, इसके पास भी सेम है। मतलब किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं है, किसी के पास कम पावर नहीं है, ठीक है, या किसी के पास बहुत थोड़ी सी भी पावर नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। और ये कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग छोटी क्लासेस से भी पढ़ के आए हैं कि लेजिस्लेचर क्या होती है। देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, लेजिस्लेटर लॉ मेकिंग बॉडी जो लॉ को बनाते हैं, ठीक है। कौन बनाता है, पार्लियामेंट। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो लॉ इम्प्लीमेंट बॉडी, ठीक है। जैसे कि मिनिस्टर्स हो गए, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, ये क्या हाँ, ठीक है। तो ये लोग हो गए। उसके बाद से जुडिशरी क्या होती है, थर्ड लेयर ऑफ द गवर्नमेंट होती है। ये क्या है कि जैसे जस्टिस, ठीक है, न्याय, जस्टिस और पनिशमेंट इसका काम होता है, ठीक है, जस्टिस एंड पनिशमेंट। तो ये जो तीनों लेवल्स ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, ये हॉरिजॉन्टल पावर मतलब शेयर करते हैं। मतलब कि इस तरीके से ऐसे लाइन पे है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटर मान लीजिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे जुडिशरी। तो इन सभी के पास, जैसे कि इन सभी के पास, इसके पास भी सेम पावर है, इसके पास भी सेम पावर है, इसके पास भी सेम पावर है। मतलब ना लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर इन दोनों से, ना एग्जीक्यूटिव के पास इन दोनों से ज़्यादा पावर है, ना जुडिशरी के पास ज़्यादा। सबके पास बराबर पावर को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें सेम लेवल के पास ना मतलब सेम ही होती है हर किसी के पास पावर, ठीक है। तो ये पता है ये क्या करते हैं, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती। मतलब किसी के पास ना बहुत ही ज़्यादा पावर नहीं होती। हर ऑर्गन जो है ना वो एक दूसरे को चेक करती है। जैसे कि लेजिस्लेटर है, उसने वो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करेगा, ठीक है। इसी तरीके से तीनों ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते हैं, मतलब देखते हैं कि भाई सही से काम कर रहा है कि नहीं। और ये ना क्या रिजल्ट देता है कि भाई पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हुई ना उसमें बैलेंस बना रहता है। तो डेमोक्रेसी में इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन बी चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय लेजिस्लेटर। तो मतलब यहाँ पे यही चीज़ है कि एक दूसरे को ना चेक करते रहते हैं कि जैसे लेजिस्लेटर ने कुछ चीज़ की तो उसको एग्जीक्यूटिव भी चेक करेगा। और एग्जीक्यूटिव मान लीजिए कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करे तो वो दोनों लोग वहाँ वो चीज़ें देखेंगे। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई है। और इसी चीज़ को, इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। चेक एंड बैलेंस सिंपल सी चीज़ है कि एक जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो दूसरे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को चेक करते हैं, ठीक है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके बीच में क्या रहता है, बैलेंस बना रहता है। तो सिंपल सी चीज़ है। दूसरा है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो क्या था, ऑर्गन्स, ये लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग ये होती है, एक मिनट, ये होती है, ठीक है, इस तरीके से ये और ठीक है। 3 हो गया ना क्या,
ये मान लीजिए ये हो गई और ये हो गई। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होती है, जैसे कि इंडिया में है सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास उससे कम पावर है और लोकल के पास उससे कम पावर है। तो जिस जिस तरीके से ना, जैसे कि ये है तो नीचे आते जाएंगे उसके पास पावर कम होती जाएगी, तो इसको कहते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्रोविंशियल रीजनल गवर्नमेंट होती है, उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं। और इसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अगला चैप्टर पूरा इसी एक फेडरलिज्म पे ही है कि किस तरीके से फेडरलिज्म प्रैक्टिस होती है और किस किस कंट्री को हम लोग फेडरलिज्म कह सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या हो गया, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली फेडरलिज्म में ना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, जब इन दोनों से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। तो बेसिकली फेडरलिज्म में जब दो या दो से ज़्यादा बार जो पावर को शेयर कर दिया जाता है तो उसको फेडरलिज्म बोलते हैं, तो उसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इंडिया में क्या है, इंडिया वी रेफर टू दी सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट पहली होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। द गवर्नमेंट दैट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो प्रोविंशियल हो गया या रीजनल लेवल की जो गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, वो हो गई। उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई। तो किस किस तरीके से आया, सबसे पहले सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद से सिंपल लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके पास ज़्यादा पावर हो गई, उससे कम इसके पास पावर हो गई, उससे कम इसके पास पावर हो गई। तो ये हुआ ना वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। ये सिस्टम सारी कंट्रीज़ में फॉलो नहीं किया जाता है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती हैं। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ना क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केवल वही होती है, ठीक है, कहीं कहीं पे स्टेट भी होती है, प्रोविंशियल नहीं होती, मतलब हर सारी की सारी कंट्रीज़ में नहीं होते हैं। पर कुछ कंट्री जैसे कि हमारी, जैसे इंडिया जो है उसकी तरह जो भी कंट्रीज़ है ना उनमें जैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस होती है तो उसमें वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पे ये बताई गई है कि देखिए जैसे सेम प्रिंसिपल्स कैन बी एक्सटेंडेड द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद से म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, ये किस में आते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। तो इसमें जो डिवीजन हुई है ना, जैसे कि हायर और लोअर पावर है, जैसे सेंट्रल स्टेट के पास ज़्यादा पावर हो गई, उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर हो गई, उसके बाद से लोकल गवर्नमेंट के पास। तो इस तरीके से हायर और लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का इस तरीके से पावर का डिवीजन हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी हो गई पावर में ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, उनके भी अमंग जब पावर शेयरिंग हो जाती है तो हम लोग कहते हैं सोशल ग्रुप्स किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि वो रिलीजियस हो सकती है, वो लिंग्विस्टिक हो सकती है, ठीक है, ऐसे लोग जो हैं वो मिलकर बना सकते हैं। अगर सोशल ग्रुप्स वो बनाते हैं तो उसको हम लोग ना कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं। बेल्जियम की स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब चौथी बार अमेंडमेंट किया गया था बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। तो वहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, वहाँ पे डच स्पीकिंग लोगों की अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की, जर्मन स्पीकिंग लोगों की, अलग अलग गवर्नमेंट थी जो इन लोगों के लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को मतलब सॉल्व करती थी। तो बेल्जियम इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो बेल्जियम इसके एग्जाम्पल के लिए बहुत ही सही है, ठीक है। तो क्लास 9th में आप लोग रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में पढ़ के आए हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जिसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, एससी हो गया, ट्राइबल लोग जो हो गए, इन लोगों के लिए सीट को रिजर्व कर दिया जाता है इनकी पॉपुलेशन को देखते हुए, उसी को हम लोग कहते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। तो इस तरीके से भी जो लोग ग्रुप्स बनाते हैं, तो लोगों ने तो ग्रुप बना लिया रिलीजियस या लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के हिसाब से, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप्स। तो लोग जो होते हैं ना वो सोशल ग्रुप भी बनाते हैं ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो और अच्छी तरीके से सॉल्व हो सकें, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अग्रीमेंट इज मीन टू गिव अ स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हाँ, तो वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इस तरीके की अरेंजमेंट से उन लोगों को गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा, क्योंकि ये सोशल ग्रुप्स जो हैं ये अभी इनको हर जगह स्पेस नहीं मिलता, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों को
स्पेस मिलेगा, इन लोगों की जगह मिलेगी और इन लोग की बातें सुनी जाएंगी अगर ये लोग इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे तो। और इन लोगों को ऐसा फील नहीं होगा कि भाई लोग एलिमिनेटेड हो गए हैं। तो ये मेथड जो है ना वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ यूज़ करती हैं, जैसे कि जो माइनॉरिटी में है तो वो लोग अपने ग्रुप्स बना लेंगी और इस तरीके से वो यूज़ करती हैं। मतलब उन लोग को अगर एडमिनिस्ट्रेशन उन लोग को एलिमिनेटेड फील नहीं होना है फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। अगला है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है, पावर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं। In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power। तो डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को ये मतलब राइट मिला होता है कि वो अपने हिसाब से मतलब वो अपने पसंद के कंटेंडर्स चूज़ कर सकें। क्या प्रोनाउंस किया मैंने? कंटेंडर्स का मतलब होता है दावेदार, मतलब जो में पार्टिसिपेट, आप बेसिकली प्रतियोगी कह सकते हैं। तो उन लोगों को ना अपने लीडर्स, अपने प्रतियोगी को चुनने का मतलब पूरा का पूरा हक होता है किसी भी सिटीजन को एक डेमोक्रेसी में, ठीक है। किसी कंट्री में डेमोक्रेसी तो सिटीजन को पूरा का पूरा हक है कि वो अपने कंटेंडर्स को चुने, ठीक है। अच्छा, जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें क्या होती है? कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़। तो ये जो है ना लीड कर देती है कि भाई डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में ना कॉम्पिटिशन हो जाती है और ये कॉम्पिटिशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो पावर जो है ना वो एक के हाथ में नहीं रहती है, इसकी वजह से इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर हमें लंबे समय तक इस चीज़ को चलाना है तो पावर को शेयर करना पड़ेगा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। देखिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और है ना, तो वो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मतलब उठते हैं इलेक्शंस में कि भाई हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और हमारी ये आइडियोलॉजी है, तो उन लोगों में भी इस पावर को शेयर करना चाहिए। देखिए कुछ समय क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when two or more parties form an alliance to contest elections। देखिए जब दो और दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो है ना वो एक साथ आती हैं कि भाई हम लोग मिलके और क्या करेंगे, इलेक्शंस को कॉन्टेक्स्ट करने। तो जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और कहती है कि भाई हम एक साथ मिलके ना इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, तो उसको हम लोग ना कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार, ठीक है, गठबंधन की सरकार। तो शेयर कर लेते हैं पावर को, ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आ गई और वो उन लोगों ने ना इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर दिया मिल के साथ में, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये भाई गठबंधन की सरकार है। अब ये क्या क्या मतलब ये ग्रुप्स कौन कौन बना सकते हैं? तो जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन इसमें इंक्लूड होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, ये लोग भी दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर। तो गवर्नमेंटल पावर में इनका भी शेयर होता है। ईदर दो पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कम्युनिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। देखिए हर किसी का बोलते हैं क्योंकि जो लोग होती है, जनता होती है, वो इलेक्ट करती है, मतलब इलेक्ट करती है, वोटिंग के जरिए इलेक्ट करती है, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, है ना। तो वो कंटेंडर्स को इलेक्ट करती है और वो जब कंटेंडर पावर में आ जाता है, वो प्रतिभागी जो होता है वो पावर में आ जाता है, तो फिर उसने जो जो वादे किए होते हैं ना, जो डिसीजन वो उसने बोला होता है कि भाई जब हम जीत जाएंगे तो हम ये चीज़ करा देंगे, ये चीज़ करा देंगे, तो उस चीज़ को वो कराते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक जो सिटीजन होती है वो उस चीज़ में इंक्लूडेड होता है। तो वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स ना हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो ये हो गई हमारी चैप्टर कंप्लीट। कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।